नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र ऑनलाइन क्लासेस में। और आज हम इस सेशन में अकाउंट्स के टॉप 30 एमसीक्यूज करेंगे, जिसमें थ्योरी भी शामिल रहेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स भी शामिल रहेंगे। आपके मन में सवाल आता है ना कि सर न्यूमेरिकल्स किस टाइप के पूछे जाएंगे, तो वो आज मैं इसमें आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। तो काफ़ी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो आपके बहुत काम आने वाला है, बहुत मतलब बहुत, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं हम, ठीक है। इसका पीडीएफ आप लोग बहुत लोग पूछते रहते तो पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में डल जाता है, ठीक है। टेलीग्राम चैनल भी योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस नाम से है, तो आप वहां जाएं और इसका पीडीएफ प्राप्त कर लें। क्लियर। चलिए, अभी सबसे पहला सवाल देखिए क्या बोल रहा है। विच एरर कैन नॉट बी रिवील्ड ऑन द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बनाते वक्त कौन सी गलती मालूम नहीं चलती। आपको मालूम है कि 4 प्रकार के एरर होते हैं। 4 टाइप्स ऑफ एरर, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एरर। 4 प्रकार की त्रुटियां होती है। पहला है एरर ऑफ प्रिंसिपल, सिद्धांत की त्रुटियां, सिद्धांत की त्रुटि, ठीक है। एरर ऑफ ओमिशन, छूट की त्रुटियां। प्रिंसिपल मतलब कैपिटल नेचर का रिवेन्यू था, उसको कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर था, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिए। कैपिटल अर्निंग था, रिवेन्यू अर्निंग्स रिवेन्यू का दिखा दिया उसको, ठीक है। इस टाइप के। ओमिशन मतलब क्या? ओमिशन मतलब कोई एंट्री भूल जाना। ओमिशन भी 2 टाइप का होता है, एक होता है कंप्लीट ओमिशन, एक होता है पार्शियल ओमिशन। कंप्लीट ओमिशन मतलब सब चीज छूट गया। पार्शियल मतलब कुछ आधा हिस्सा छूटा। दूसरा तो देख लिए। तीसरा क्या है? तो कंपनसेटिंग एरर होता है। कंपनसेट करना, कंपनसेटिंग एरर, समायोजन हो जाता है, समायोजित त्रुटि। इसका क्या मतलब है? सिंपल से कंसेप्ट है। मान के चलिए मैंने आपको 10,000 रुपये दिए पिछले हफ्ते, और मुझे इस दिन लेना था, लेकिन मैं भूल गया। आप सोच रहे होंगे, खुश हो रहे होंगे, अरे 10,000 रुपये योगेंद्र सर को देने थे, वो भूल गए, फायदा हो गया, ठीक है। लेकिन एक और घटना थी। 1 महीने पहले मैंने आपसे 10,000 रुपये लिए थे और आप भूल गए। इधर मैं सोच रहा हूं कि अरे मेरे को 10,000 फायदा हो गया, लेकिन आप देखेंगे एक गलती दूसरे गलती को क्या कर दी? समायोजित कर दी, कंपनसेट कर दी। तो उससे कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ता है। तो एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ या कंपनसेटिंग एरर, ठीक है। और एक होता है एरर ऑफ कमीशन। क्या होता है? एक होता है एरर ऑफ कमीशन। कमीशन मतलब देखो, रॉन्ग टोटलिंग कर दिए, गलत टोटल कर दिए, गलत पोस्टिंग कर दिए, 500 था 50 लिख दिए, ये सब एरर ऑफ कमीशन के अंतर्गत आता है, ठीक है। कमीशन की त्रुटि। तो 4 टाइप के एरर होते हैं बेसिकली। ये 4 टाइप मैंने आपको समझा दिया। देखो, एक क्वेश्चन के पीछे पूरा कंसेप्ट समझा रहा हूं मैं। अब ये सवाल कई बार पूछा जाता है कि कौन सी गलतियों से ट्रायल बैलेंस में एरर मालूम नहीं चलता और चल जाता है। तो ध्यान रखना, ये 4 में से 3 कॉप करके आप याद रखेंगे। कॉप, कॉप, कॉप गलतियां कौन नहीं पकड़ पाता? कॉप, कॉप मतलब पुलिस होता है, मालूम आपको। तो कॉप पहला कौन सी गलती नहीं पकड़ में आती ट्रायल बैलेंस से? कंपनसेटिंग एरर। कमीशन वाला नहीं, कंपनसेटिंग एरर। कमीशन वाला तो तुरंत पकड़ में आ जाता है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर है कंपनसेटरी एरर या कंपनसेटिंग एरर, प्रतिपूरक त्रुटियां या समायोजित त्रुटियां। ओ से है ओमिशन वाला, लेकिन ओमिशन भी कैसा? कंप्लीट ओमिशन वाला। और पी से है प्रिंसिपल, एरर ऑफ प्रिंसिपल। ये तीनों से तीनों गलतियां ट्रायल बैलेंस में शो नहीं हो पाती है, नहीं दिख पाता है, ठीक है। तो यहां पर ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा, कंपनसेटरी एरर। क्लियर है? पूरे क्वेश्चन के साथ मैं एक्सप्लेनेशन देते चलूंगा, ठीक है। तो उसके लिए एकदम आप निश्चिंत रहें। और आज फिलहाल कोई टाइपिस्ट या कोई भी असिस्टेंट नहीं है, संडे का दिन है, तो मैं बीच बीच में चेक करने जरूर आऊँगा कि यहाँ रिकॉर्डिंग प्रॉपर चल रही कि नहीं चल रही, ठीक है। प्रॉपर चल रही। मुझे लगा संडे का दिन भी, मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि संडे के दिन मेहनत करना चाहिए, और मैं खुद ना करूँ तो फिर ये नागवार गुजरेगा। तो मुझे लगा कि आपको ये बताना चाहिए। तो पहला देखो, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज जस्टिफाइड। लेखांकन नीति में परिवर्तन उचित माना जाता है। देखो, बहुत सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं, सिद्धांत हैं, कन्वेंशंस हैं, कंसेप्ट हैं, उनको हम फॉलो करते हैं और अपने मन से चेंज नहीं कर सकते। अपने मन से चेंज नहीं कर सकते। चेंज होता है, ये नहीं बोल रहा हूँ चेंज नहीं होता। तो वो चेंज, वो बदलाव कब जस्टिफाइड है? जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोला जाए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वो कहता है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अनुरूप अगर हम चेंज कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। लेखांकन मानकों का पालन करने हेतु अगर चेंज करें कोई दिक्कत नहीं।
टू एंश्योर मोर अप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बेहतर तरीके से हम वित्तीय विवरणों को दिखा पा रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं। टू कंप्लाई विद लॉ, कानून का पालन कर रहे हैं तो अगर हम कुछ चेंजेस कर रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, तो ऑल ऑफ द वो इसका आंसर हो जाएगा। समझिए बात। द डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सपेंसेस फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल, किसी लेखा अवधि के व्ययों का निर्धारण किस सिद्धांत पर आधारित है? देखो इस सिद्धांत को बोलते हैं मिलान सिद्धांत या मैचिंग कंसेप्ट। क्या बोलते हैं? मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट कहने का तात्पर्य अभी 2026 चल रहा है, 2026 में अगर आपने कोई सेल्स की है 5 लाख रुपए का, ठीक है, इससे आपको प्रॉफिट दिखेगा, नो डाउट, सेल किए 5 लाख रुपए, प्रॉफिट आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। लेकिन इस सेल को 5 लाख तक पहुंचाने के लिए आपने एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस किया, ये भी 2026 में किया। मतलब इसी सेल को खर्चा करने के लिए जो इस सेल तो 5 लाख तक पहुंचाने के लिए एडवर्टाइजमेंट किया 50,000 रुपए का, तो ये 50,000 रुपए आप अगले साल नहीं करेंगे, इसी साल 2026 में ही एंट्री करेंगे। ठीक है, 2026 में ही एंट्री करेंगे। सर क्यों किया जाता है ऐसा? ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि सही प्रॉफिट निकल सके। ठीक है, ताकि सही प्रॉफिट निकल सके। तो मैचिंग कंसेप्ट का प्रिंसिपल एकदम सिंपल है, कंसेप्ट एकदम सिंपल है। जिस अवधि का इनकम उसी अवधि का खर्चा। ठीक है, जिस पीरियड का इनकम है उसी पीरियड का एक्सपेंस होगा। ये देखो मैं बता दूं, ये फर्स्ट रैंक मैंने स्कोर किया ऑडिटर वाले एग्जाम में जो आप दिलाना चाह रहे हैं, ये सेकंड रैंक था 2018 का एग्जाम, और पिछले 7 साल से इस फील्ड में हूँ और 7 साल से कहीं ना कहीं टॉप करते आ रहे हैं। दूसरे एग्जाम्स पे भी नेट जो है कॉमर्स के फील्ड में फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर है, तो अच्छा खासा पकड़ इस खास करके इस एग्जाम को लेकर है। और आप देखेंगे योगेंद्र साहू क्लासेस, ये एप्लीकेशन जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के फील्ड में छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा ऐप डाउनलोड्स वाली संस्था है योगेंद्र साहू क्लासेस, क्योंकि व्यापम के फील्ड में काफ़ी भरोसा दिखाते लोग। और जिनको भी अच्छी तैयारी करनी है मजबूत कि भाई इधर उधर किताब वगैरह से नहीं पढ़ना है, सेलेक्टेड कंटेंट दे दीजिए बस, उतना काफ़ी रहे, तो ये हम ऑनलाइन कोर्स लेकर आए सहकारिता उपंग के। इसमें मैंने पूरा अपना एक्सपीरियंस डाल दिया है। 18 एग्जाम्स हो गए निकलते मेरे गवर्नमेंट जॉब, और एक ही मैंने ज्वाइन किया लाइफ में, उसके बाद सिर्फ पूरा डिवोशन पढ़ाई को दे दिया, तो पूरा एक्सपीरियंस इसमें डाला हुआ है। शुरुआती फीस 5,000 थी, बहुत सारे बच्चे 5,000 में खरीदे, लेकिन अभी सिर्फ 2900 रुपये में अवेलेबल है, डिस्काउंट करें। हेल्पलाइन नंबर है 8770123687, ये नंबर देख लें 8770123687, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी से 2 चीज़ें आपको करनी है, टेस्ट सीरीज और कोर्स। ये टेस्ट सीरीज भी है, 25 टेस्ट मिलेंगे इसमें, बाइलिंगुअल है, हमारी क्लासेस भी बाइलिंगुअल चलती है। ठीक है, नोट्स भी बाइलिंगुअल मिलेंगे। ये एप्लीकेशन है योगेंद्र साहू क्लासेस नाम से, और ये टेलीग्राम चैनल है, तो एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करें, डायरेक्ट वहां से भी कोर्स परचेस कर सकते हो, और कोई दिक्कत आए तो 8770 वाले नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है क्या? चलो 14 क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी परिसंपत्ति का पहली बार अवमूल्यन डाउनवर्ड रिवॉल्यूशन किया गया तो कौन सा खाता डेबिट होगा? आपको मालूम है कि एसेट्स और लायबिलिटी के बीच में हम रिवॉल्यूशन कर लेते हैं, ऐसी स्थिति बन जाती है। तो डाउनवर्ड रिवॉल्यूशन हो गया, अवमूल्यन हो गया। तो इन केस डाउनवर्ड रिवॉल्यूशन ऑफ एन एसेट विच इज फॉर द फर्स्ट टाइम रिवैल्यूड डैश अकाउंट इज डेबिटेड। मुझे ये बताइए, अगर कोई मेरी संपत्ति 10 लाख रुपए दिख रही, फिर रिवैल्यूएशन करने पर मालूम चलता है कि अरे तो 8 लाख रुपए की हो गई, कितने की? 8 लाख की हो गई। तो कहीं ना कहीं एसेट जो 10 लाख दिख रहा तो 8 लाख हो जाएगा, और ये जो 2 लाख है ये कहीं ना कहीं मेरे लॉस है कि नहीं लॉस है? बिल्कुल सर, लॉस होता है तो डेबिट करते क्रेडिट करते हैं सर, डेबिट करते हैं। तो P&L अकाउंट मेरा डेबिट होगा टू एसेट्स अकाउंट, जितने रुपए का, जैसे 2 लाख का तो 2 लाख। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कौन सा अकाउंट डेबिट करेंगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विल बी डेबिटेड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। पार्टीज टू अ बिल ऑफ एक्सचेंज आर, विनिमय पत्र बिल ऑफ एक्सचेंज के पक्षकार कौन होते हैं? देखो एक मिलेगा आपका ड्रॉई, एक होता है ड्रॉयर, एक होता है पेई या पेयर। पेई मतलब जिसको पैसा मिल रहा है, ठीक है, जो भुगतान पाने वाला, जिसको पैसे मिल रहे हैं। पेयर मतलब तो भाई जो पे कर रहा है। ठीक है, ड्रॉई और ड्रॉर क्या है? ड्रॉई जिसके ऊपर बिल बनाया जा रहा है, और ड्रॉयर जो बिल बना रहा है। ठीक है, जो बिल बना रहा है वो ड्रॉयर, और जिसके ऊपर बिल बनाया जा रहा है वो कौन हो गया? ड्रॉई हो गया। ठीक है, तो ड्रॉई, पेई, ड्रॉयर, ये सारे जो है बिल ऑफ एक्सचेंज के पार्टीज हैं, मतलब वो सारे पर्सन इन्वॉल्व रहते हैं। इन्वेंट्री शुड बी जनरली वैल्यूड एट लोअर कॉस्ट और NRV विच एवर इज। देखो कॉस्ट और NRV मतलब होता है नेट रियलाइजेबल वैल्यू, मतलब एक्चुअल में वो जो भी हमारे पास सामान है, जो सामान कॉस्ट, जो माल बचा हुआ है वो मार्केट में हम बेचने जाए तो एक्चुअली कितना पैसा रियलाइज हो जाएगा। ठीक है, तो NRV या कॉस्ट जो भी कम हो उस पे हम लोग इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करते हैं, उसका मूल्यांकन करते हैं।
ये कौन सा प्रिंसिपल है? ये कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल है। कौन सा है? कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल, रूढ़िवादी सिद्धांत, कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। एनआरवी का फॉर्मूला आप याद रख लेंगे। एनआरवी क्या होता है? ये एक एक क्वेश्चन के पीछे पूरा कंसेप्ट एक्सप्लेन करते चल रहा हूँ। ये बहुत काम का चीज़ है, बहुत मतलब बहुत का काम का। एनआरवी, तो एनआरवी एक्सपेक्टेड सेल्स जितना भी होगा, सेल्स वैल्यू, एक्सपेक्टेड सेल्स वैल्यू माइनस उसमें एक्सपेंस। ये एक्सपेक्टेड सेल्स है, ये एस्टिमेटेड सेल्स वैल्यू, उसमें हम खर्चा घटाएंगे तो हमारा नेट रियलाइजेबल वैल्यू आ जाएगा। क्लियर है क्या? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ एन एसेट आफ्टर डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन फ्रॉम द हिस्टोरिकल कॉस्ट इज नोन एज। ऐतिहासिक लागत से हास घटाने के बाद, ऐतिहासिक लागत हिस्टोरिक कॉस्ट से हास मतलब डेप्रिसिएशन घटाने के बाद परिसंपत्ति का मूल्य क्या कहलाता है? तो ये बुक वैल्यू कहलाता है। क्या कहलाता है? बुक वैल्यू। बुक वैल्यू अगर पूछा जाए बुक वैल्यू क्या होता है, तो बुक वैल्यू मतलब हिस्टोरिकल कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मतलब अब तक इकट्ठा हो के जितना डेप्रिसिएशन लग गया है। क्लियर है क्या? ठीक है, तो ये बुक वैल्यू कहलाता है। तो ये सब छोटी छोटी बातें जो एक्स्ट्रा पॉइंट बताते चल रहा हूँ उसको नोट डाउन करें। ये सिर्फ 30 क्वेश्चन नहीं है, एक क्वेश्चन में 3-3 4-4 पॉइंट में बताते चल रहा हूँ, तो लगभग 100 पॉइंट्स के बराबर हो गया। और बताओ, यही काम का चीज है। थ्योरी आप पढ़ लेंगे, इससे एमसीक्यूज किस तरीके से बनेंगे ये समझ नहीं आता है। ठीक है, और टाइम भले कितना कम हो, आजकल तो 2 महीना 4 महीना 1-1 साल का टाइम दे देता है। एग्जाम कैलेंडर जारी हो गया तो कितना महीना टाइम मिल गया आपको? 7-8 महीने के टाइम मिल गया था इस एग्जाम के लिए, सोचो। चलो मैं मानता हूँ सिलेबस आया 2 महीने से ज़्यादा का समय था, 2 महीने 10 दिन, लगभग 2 महीने के ऊपर का समय था। और आपको लगता है कि बहुत कम समय, नहीं। हमारे टाइम में जब ये पहले, अभी तो ये एग्जाम कैलेंडर चल रही, पहले ऐसा था कि 40 दिन का बस नोटिफिकेशन देता, तो उसमें आपको सब चीज़ सेट करना है। ये बहुत इजी सिलेबस है, भले वास्ट है लेकिन डिफिकल्ट नहीं है, इजी सिलेबस, इजीली कवर किया सकता है 1 महीने में। कोई फ्रेश बच्चा भी आए नया, क्योंकि ये सब पार्ट पढ़ा हुआ है, 11 12 बीकॉम एमकॉम सब तो यही किए हो, तो ये आसानी से तैयारी किया जा सकता है। और थोड़ा सा भी हल्के में मत लेना। क्यों हल्के में लिया मतलब बाहर हो जाओगे आप। कोई सीरियस कैंडिडेट 30-40 मार्क्स से सिलेक्शन से बाहर नहीं होता। सीरियस कैंडिडेट 1 ही मार्क्स से बाहर होता है, पॉइंट से बाहर होता है, 2 मार्क्स से बाहर होता है, 3 मार्क्स से बाहर होता है। ठीक है, तो 2-3 मार्क्स ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में कभी नहीं चूकना होना चाहिए, बता दे रहा हूं। समझ रही बात? ठीक है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिट विद, उतार चढ़ाव वाली पूंजी खाते में क्या क्रेडिट किए जाते हैं? तो देखो, क्या क्रेडिट कर सकते हैं और क्या डेबिट कर सकते हैं। तो एक तरफ क्रेडिट वाला आइटम लिख देता हूं। क्या क्या क्रेडिट करेंगे भैया? जो फ्लक्चुएटिंग मतलब जो कैपिटल भाई हर साल बदलते रहता है। ठीक है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में जो कैपिटल है हर साल बदलते रहता है। जो प्रॉफिट है वो बिल्कुल क्रेडिट करेंगे, हाँ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनके खाते में जाएगा, जी बिल्कुल। सैलरीज उनके खाते में जाएगा, क्रेडिट होगा, जी बिल्कुल। ये सारे आइटम क्रेडिट वाले हैं, तो इसका आंसर ऑल ऑफ द हो जाएगा। डेबिट क्या हो जाएगा? अरे पैसे निकाल लिए, ड्राइंग्स निकाल लिए, ड्राइंग्स कर लिए, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो भी उनके खाते से कट जाएगा, इंटरेस्ट है तो ये सब डेबिट आइटम में जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑल ऑफ द अबव है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 9वां क्वेश्चन देखते हैं। ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक इज ₹6340। ये बीआरएस तो आप पढ़ ही लेना, बीआरएस पढ़ ही लेना। बीआरएस बहुत कंफ्यूजिंग है, लेकिन आप इसको पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, हाँ क्वेश्चन बनेंगे। ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक इज 6340। तो मैं कैश बुक के हिसाब से चल रहा हूँ। कैश बुक में बैलेंस क्या दिख रहा है? कैश बुक में बैलेंस दिख रहा है 6340 ओवरड्राफ्ट, यानी कि इसको माइनस लिख रहे चलो। ठीक है, 6340 माइनस करने का तात्पर्य है कि वो ओवरड्राफ्ट हो गया। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट ₹160 एंटर्ड इन पासबुक। भैया इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, ये हमको इंटरेस्ट मिल नहीं रहा है, ये हम पर और चार्ज किया जा रहा है कि भैया तुम उधारी ले लियो, तो ये भी और माइनस है क्या हमारे लिए? 160 है ना। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, कुछ इन्वेस्ट किए होंगे, उसका इंटरेस्ट हमको हमारे बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो गया 1200, तो ये हमको प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो, ये माइनस 6500 और ये प्लस आप जोड़ देंगे 5300, ये माइनस दिखेगा बैलेंस एज पर पासबुक, और ये माइनस शो हो रहा है, मतलब ये ओवरड्राफ्ट है। तो पासबुक के अनुसार ओवरड्राफ्ट कितना होगा? 5300 रुपए। क्लियर है क्या? डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक मींस पासबुक में डेबिट बैलेंस दिख रहा है। देखो कभी भी आप देखना, खैर मैं अपने भी मोबाइल में दिखाता हूँ, एक आध मेरे मैसेज होंगे, कोई पैसे आते हैं, किसी ने डायरेक्ट मेरे अकाउंट में ही पैसे ट्रांसफर कर दिए, तो मैसेज क्या आया है? योर अकाउंट नंबर डैश 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 इज क्रेडिटेड बाई 2900। ये देखो फ्रॉम, ये कोई यूपीआई आईडी बता रहा है।
इसका क्या मतलब है, मेरा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है मतलब मेरा फेवरेबल बैलेंस है, बैंक में अकाउंट क्रेडिट हो रहा है मतलब फेवरेबल बैलेंस है, मैं कैश बुक मेंटेन कर रहा हूँ उसका डेबिट वो फेवरेबल बैलेंस है, लेकिन कैश बुक का डेबिट बैंक के क्रेडिट बैलेंस के बराबर है, ठीक है। तो बैंक पासबुक में क्रेडिट बैलेंस मतलब फेवरेबल बैलेंस है। अब बैंक में अगर क्रेडिट की जगह डेबिट दिखे भैया, डेबिट करते देखना ना आप, 20 रुपए का कुछ फोन पे मार दो, 20 रुपए डेबिटेड लिखाएगा, तो बैलेंस जो डेबिट बैलेंस है पासबुक का वो कैश बुक के लिए क्या है, ओवरड्राफ्ट टाइप का समझ लो। तो बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, तो 10वें का आंसर क्या हो जाएगा, ए। समझिए बात, ठीक है। 11वां क्वेश्चन देखते हैं, इफ डेल क्रेडिट कमीशन इज अलाउड फॉर बैड डेब्ट। देखो डेल क्रेडिट कमीशन के बारे में मैंने पहले ही बताया हुआ था, ये किसी एजेंट को, पर्सन को किस लिए दिया जाता है, ये भैया बैड डेब्ट्स होने वाला जो संभावना रहता है बैड डेब्ट्स का, उसके रिस्क को कवर करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, यदि डेल क्रेडिट कमीशन दिया गया हो तो बट्टा खाता किस में डेबिट होगा, किस में डेबिट होगा भाई बताओ। तो इसका एंट्री क्या बनेगा, कमीशन अर्न अकाउंट डेबिट, कमीशन अर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, ये बनेगा। वो क्या पूछ रहा है उसको देख लो भाई, डेल क्रेडिट कमीशन दिया गया है तो बट्टा खाता अलाउड फॉर बैड डेब्ट, बट्टा खाता इज अलाउड फॉर डेबिट कंसाइनेबल डेबिट बैड डेब्ट अमाउंट टू, या वो जो डूबत खाता भी बोल सकते हो उसको, डूबत खाता अमाउंट किस में डेबिट होगा भैया, तो कमीशन अर्न अकाउंट में, ठीक है। तो ये ऑप्शन है कमीशन अर्न अकाउंट। नॉर्मल लॉस ऑन कंसाइनमेंट इज क्रेडिट टू, ये बताओ नॉर्मल लॉस किस में क्रेडिट करते हैं, नॉर्मल लॉ और एबनॉर्मल का मतलब क्या है। एबनॉर्मल जो भैया डेली बेसिस पे नहीं होता, अचानक से आग लग गई, तूफान आ गया, हवा तूफान आया, आपका पूरा सिस्टम उखड़ के चले गए, तो ये अब नॉर्मल लॉस है जो डेली बेसिस पे नहीं हो रहा है। नॉर्मल लॉस क्या है, उस बिजनेस का नेचर ही है लॉस होना, समझ आ रही बात। तो नॉर्मल लॉस साधारण चीज है, ठीक है, इसमें एकदम कोई पैनिक होने वाली चीज नहीं। जैसे एक उदाहरण देता हूं, मान के चलो भाई मैं केला लाता हूं, ठीक है, मैं 100 दर्जन, 100 नहीं 110 दर्जन केला लाता हूं, ठीक है, और 110 दर्जन केले की कीमत है 2000 रुपये, कितना 2000 रुपये, इतना लेके आ रहा हूँ होलसेल में। लेकिन मैं ये देखता हूँ कि मैं रायपुर से भिलाई अगर 110 दर्जन केले लाता हूँ ना, तो मेरे को मालूम है कि 10 दर्जन पीछे की जाता है, खराब हो ही जाता है, ठीक है। तो अब ये जो 2000 रुपये मुझे पड़े, ये 110 दर्जन के नहीं 100 दर्जन के हैं, ठीक है। इसको, ये जो नॉर्मल लॉस होता है कंसाइनमेंट में, ये नॉट क्रेडिट टू एनी अकाउंट, इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। इसको क्या करते हैं, इसको पूरा जो एक्चुअल खर्चा पड़ा है और जितना बच गया उसी में एडजस्ट कर देते हैं। तो 100 दर्जन, तो एक एक दर्जन की कीमत मेरे को कितने रुपए पड़ी, 20 रुपए पड़ी, ऐसे में निकालता। तो जो नॉर्मल लॉस है ये अनअवॉइडेबल है, इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। जैसे आप देखेंगे टैंकर में पेट्रोल भरा भरा के आता है, पेट्रोल की प्रकृति है भाई, थोड़ा सा हवा में आया वो एवेपोरेट हो जाएगा, जब खाली कर रहे थोड़ा थोड़ा तो हो गई, तो नॉर्मल लॉस है, उसको अवॉइड आप कर ही नहीं सकते, अनअवॉइडेबल है, समझ आ रही बात। तो इवेपोरेशन के जैसे, लीकेज की वजह से, या किसी और तरीके से प्राकृतिक वजह से नॉर्मल लॉस होता है, तो उसको कुछ हम कहीं अकाउंट क्रेडिट नहीं करते, कोई कुछ खास एंट्री नहीं करते, ठीक है। 13वां क्वेश्चन देखते हैं, यू डेबिट एज वेल एज क्रेडिट एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक इटसेल्फ, इट इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रा एंट्री। डेबिट क्रेडिट, आपने बैंक में पैसा जमा कर दिया या बैंक से आपने पैसे निकाल लिए, ये दोनों केस में कॉन्ट्रा एंट्री होता है, कॉन्ट्रा एंट्री पास करना पड़ता है। द अनएक्सपायर्ड पोर्शन ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर इज शोन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, किस रूप में आप इसको दिखाते हैं, पूंजीगत व्यय का अप्रयुक्त भाग वित्तीय विवरण में किस रूप में दिखाता है, तो ये एक एसेट के रूप में दिखाता है। कैसे दिखाता है, एक एसेट के रूप में। अनएक्सपायर्ड मतलब देखो, जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर किस लिए किया आता है, फ्यूचर बेनिफिट्स के लिए। मैं स्मार्ट बोर्ड लेके आ गया, ये पूरा सेटअप किया 5 लाख रुपए का, ये मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। क्यों लेके आया हूं, कि इस प्रोफेशन में मेरे को आगे चल के थोड़ा थोड़ा बेनिफिट देगा, ठीक है। तो जो भी अनएक्सपायर्ड पोर्शन है, मतलब अभी भी मौजूद है, वो मेरे लिए एक एसेट के रूप में है। तो जो भी फ्यूचर बेनिफिट दे रहा है वो एसेट है मेरे लिए। तो अनएक्सपायर्ड पोर्शन ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर इज कंसिडर्ड एज एन एसेट, तो एक एसेट के रूप में दिखता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। 5000 स्पेंड ऑन मेंटेनेंस कंप्यूटर, मेंटेनेंस जो है वो रनिंग बिजनेस में होगा ही होगा। आप ये समझना, जैसे आप गाड़ी लेके आ रहे हो, मान के चलो मैं कार की डिलीवरी कर रहा हूं, उस कार की कीमत 27 लाख रुपए है,
लेकिन मैंने उसमें भैया वो मड फ्लैप लगा दिया, रेन वाइजर लगा दिया, ठीक है, पीछे रेयर गार्ड लगा दिया, और भी दुनिया भर के जो भी उस टाइम खर्चे करने थे मैंने कर दिए, तो वो मेरा 1 लाख रुपए का एक्स्ट्रा खर्चा हो गया। तो मेरे लिए कार की कॉस्ट 27 लाख नहीं, मेरे लिए कार की कॉस्ट 28 लाख हो गई। समझिए बात। तो वो मेरे लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वो पूरा का पूरा कार के खाते में जाएगा, कार अकाउंट में जाएगा पूरा पैसा। वैसी कोई मशीन लेके आ रहा हूँ, मशीन लाया 50,000 की मशीन है, 5,000 रुपये वो इंस्टॉलेशन चार्ज हो गया, तो वो इंस्टॉलेशन चार्ज भी मशीन के खर्चे में जुड़ेगा, यानी कि वो 55,000 का मशीन मेरे को पड़ा। लेकिन भैया वो कार लाने के बाद मैं पेट्रोल डला रहा हूँ, बीच बीच में सर्विसिंग करवा रहा हूँ, तो वो मेरे लिए रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ना कि कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो 5,000 स्पेंट ऑन मेंटेनेंस ऑफ कंप्यूटर इज नोन एज क्या, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, राजस्व है। ठीक है, चलो। स्ट्रेट लाइन मेथड इस धारणा पर आधारित है कि परिसंपत्ति का उपयोग उसकी पूरी आयु में बराबर होती है, इक्वल यूसेज होती है। द assumption underlying the fixed installment method of depreciation is not equal usage of the asset over its useful life। जैसे भाई मैं कोई एक मशीन लेकर आया 10 लाख रुपए की, ये मान के चल रहा हूँ कि इसका कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं है, और ये मान के चलता हूँ भाई मशीन 10 साल चलेगा और 10 साल बराबर बराबर प्रोडक्शन करना है, तो 1 साल का डेप्रिसिएशन कैसे निकालूंगा स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से? 10 लाख डिवाइड बाई 10 साल, 1-1 लाख रुपए का हर साल। ये 1-1 लाख रुपए का अगर मैं डेप्रिसिएशन हर साल चार्ज कर रहा हूँ स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से, तो इसका ये मतलब है कि हर साल वो बराबर यूज होगा, इक्वल यूसेज। क्लियर है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं, 17वां क्वेश्चन देखते हैं। द फॉलोइंग इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री एंड ऑल्सो पार्ट ऑफ लेजर। ओरिजिनल एंट्री की पुस्तक, ठीक है, और लेजर का विभाग कौन है? तो रोकड़ का था, रोकड़ भाई, कैश बुक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डैश विल जनरली शो ए डेबिट बैलेंस। बताओ, बैंक लोन एक लायबिलिटी है, ये क्रेडिट बैलेंस होगा। ठीक है, सैलरी पेबल, ये भाई ये भी एक लायबिलिटी हो गई, आउटस्टैंडिंग हो गई, ये भी क्रेडिट बैलेंस होगा। ये बताओ, बैड डेप्ट रिकवर्ड। बैड डेप्ट मेरे लिए प्रॉफिट लॉस में डेबिट चार्ज करूंगा क्योंकि लॉस है, लेकिन बैड डेप्ट रिकवर्ड हो गया तो प्रॉफिट हो गया, तो प्रॉफिट हो गया तो क्रेडिट करते उसको। ड्राइंग का क्या करोगे बताओ? कैपिटल का जस्ट अपोजिट क्या होता है? ड्राइंग होता है। कैपिटल में पूंजी लगा रहा हूँ, ड्राइंग मतलब उसी पूंजी निकाल रहा हूँ। तो जब हम कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं तो क्या एंट्री बनता है? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, यानी कि कैपिटल को क्रेडिट करते हैं। तो ड्राइंग को क्या करेंगे? ड्राइंग को डेबिट करेंगे। तो ये ड्राइंग जो है वो डेबिट बैलेंस शो करता है, बाकी सब क्रेडिट बैलेंस शो करने वाले हैं। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करूंगा। हेल्पलाइन नंबर, कई लोग पूछते सर वो कौन से नंबर पे कांटेक्ट करें, तो मैं फिर से लिख देता हूँ 8770123687। ये हेल्पलाइन नंबर है। कोर्स परचेस करने के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो ये आपको हेल्प कर देगा, इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉल करें। हाँ, थोड़ा सा भी ज़्यादा फ्रीक्वेंट बेसिस पे कॉल आ रहे हैं तो तुरंत कॉल नहीं उठ पाता, रिप्लाई नहीं कर पाते, लेकिन जरूर आधे घंटे के अंदर आपको रिप्लाई रिस्पॉन्स मिल जाएगा। ठीक है, अगर नहीं उठा पाए तो। ठीक है, चलिए। मशीन परचेज बाय इशू ऑफ डिबेंचर डिस्काउंट अमाउंट ऑफ मशीनरी परचेज इज, यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन मिसिंग है। ठीक है, कोई बात नहीं, क्वेश्चन मिसिंग है। मशीनरी परचेज बाय इशू ऑफ डिबेंचर डिस्काउंट, ठीक, हिंदी में पढ़ लेती। यदि 5,000 डिबेंचर्स, डिबेंचर्स मतलब होता है ऋण पत्र, ऋण पत्र, डिबेंचर 5,000 ऋण पत्र 100 रुपये प्रत्येक 20% डिस्काउंट पर जारी करके मशीन खरीदी गई, तो मशीन का मूल्य क्या होगा? हम देखते हैं कि शेयर ऑफ इशू, शेयर ऑफ इशू ऑफ शेयर या इशू ऑफ शेयर या इशू ऑफ डिबेंचर्स, ये सब किन किन बेसिस पे किया सकता है? कैश बेसिस पे, फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, ये सब कर सकते हैं, कर सकते। तो कंसिडरेशन अदर देन कैश मतलब मैं कोई सामान खरीदा और उसके बदले शेयर इशू कर दिया। मैं कोई सामान खरीदा, कोई किसी का बिजनेस ही खरीद लिया, उसके पीछे उसके बदले क्या इशू कर दिया? डिबेंचर इशू कर दिया, तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये बताओ, 5,000 डिबेंचर है जिसकी प्रत्येक की कीमत कितनी है? 100 रुपये, यानी कि वो डिबेंचर की वैल्यू कितनी होगी? 5 लाख रुपए की। लेकिन इसको मैं 20% डिस्काउंट पर जारी कर रहा हूं, तो इसमें 20% आप घटा दोगे, 20% कितना आएगा? 5 लाख का 20% 1 लाख, यानी कि एक्चुअल में 4 लाख का वैल्यू आ रहा है। तो मशीन की कीमत कितनी होगी? 4 लाख की कीमत होगी। ठीक है, चलो, तो आंसर आ जाएगा 4 लाख। परिसंपत्ति की लागत की वह भाग जो अभी एलोकेट नहीं किया गया है क्या कहलाता है? द पोर्शन ऑफ एक्विजिशन कॉस्ट ऑफ द एसेट येट टू बी लोकेटेड या एलोकेटेड इज नोन एज सैल्वेज वैल्यू, रियलाइजेबल वैल्यू, एक्यूमुलेटेड वैल्यू या फिर बुक वैल्यू। तो इसका आंसर है बुक वैल्यू, पुस्तकीय मूल्य बोल सकते हो। ठीक है,
इसको एक आप रिटर्न डाउन वैल्यू भी बोल सकते हो, WDV है ना, WDV का फुल फॉर्म है ना, रिटर्न डाउन वैल्यू, बुक वैल्यू। चलो, कंपनी वैल्यू क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट दो मार्केट वैल्यू वाज लोअर, दे वायलेटेड कंसेप्ट ऑफ। ठीक है, क्या बोल रहा है, यदि क्लोजिंग स्टॉक को जो समापन माल है उसको लागत पर मूल्यांकित किया गया जबकि मार्केट वैल्यू कम थी, किस सिद्धांत का उल्लंघन है, ये कंजर्वेटिज्म का, इसको बोलते हैं कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट वॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट वॉल्यूशन। यानी कि आपका क्लोजिंग स्टॉक का माल पड़ा हुआ है, उसकी कॉस्ट एक्चुअल लागत 1 लाख रुपए की है, लेकिन आपको मालूम चलता है कि अगर मैं इसको बेचने जाऊं इसकी मार्केट वैल्यू अब उतनी नहीं रह गई है, प्रॉफिट छोड़ो, इसका जो लागत है वो नहीं कर पाएगा, 80,000 में बिक पाएगा, तो मुझे इसको बुक में किस में दिखाना पड़ेगा, 80,000 में। क्यों, क्योंकि कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल बोलता है एंटीसिपेट नो प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर ऑल लॉसेस। और क्या बोलता है कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल, ये बोलता है कि भैया कॉस्ट और नेट रिलाइजेबल वैल्यू या मार्केट वैल्यू जो भी कम है उस पर आपको दिखाना है। तो इसने 80,000 की जगह 1 लाख में ही दिखा दिया, कॉस्ट में ही दिखा दिया, कॉस्ट पर मूल्यांकित कर दिया, लागत पर मूल्यांकित कर दिया। तो ये कौन से प्रिंसिपल का वॉल्यूशन है, कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल का वॉल्यूशन है। ठीक है, क्लियर है। मैं बता दूं, हर एक चीज को डिटेल में पढ़ना, ये एग्जाम 18 साल बाद हो रहा है इस विभाग में, और कॉमर्स के लिए बहुत कम पोस्ट आते दोस्त, 4-4 साल 5-5 साल में एक बार। समझ आ रही बात, इसको हल्के में मत लेना। ठीक है, मैं हर वीडियो में यही बोलता हूं, इसलिए क्योंकि अपने आप को अंडर एस्टिमेट भी नहीं करना, ओवर एस्टिमेट भी नहीं करना है, अंडर कॉन्फिडेंट भी नहीं रहना, ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं रहना है। अंडर कॉन्फिडेंट मतलब अरे यार मेरे से नहीं होगा, इतने लोग दिलाएंगे, अरे इतने 6-6 लाख फॉर्म भराते, हॉस्टल ऑर्डर में 6 लाख फॉर्म भराए थे, पोस्ट कितना था 300, सक्सेस रेशियो देखोगे 0.005%। यहाँ बहुत ज्यादा सक्सेस रेट है, पूरा सिलेबस आपके कवर करने लायक है, इजीली कवर कर सकते हो आप, इजीली। अब बस आपको मालूम रहना चाहिए कि भैया कंटेंट कितना पढ़ना है, कहाँ से कैसे एमसीक्यूज बनेंगे, वो मालूम होना चाहिए। इतना था सागर है, सारी किताब भी लेके आ जाओगे ना आप, अलग अलग पार्ट, सिलेबस देखो इतना वास्ट सिलेबस है, 5 साल का सिलेबस एक बार में डाल दिया, 11 12 बीकॉम सबका सिलेबस एक बार में डाल दिया। तो आपको सही कंटेंट मालूम होना चाहिए। ठीक है, पढ़िएगा अच्छे तबीयत से पढ़ना, 40-45 दिन बचा है, पूरा झोंक देना अपने आप को। ठीक, क्योंकि मैंने बोला सीरियस कैंडिडेट 30-40 मार्क्स से नहीं चुकेगा, वो पॉइंट से चुकेगा, वो 1-1 मार्क्स से चुकेगा, फिर बाद में खलता है यार पढ़ लेता तो कर लेता तो। ठीक है, तो अच्छे से तैयारी करें, अगर आपको समझ है तो बिल्कुल आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो, अगर आपको ये आइडिया है व्यापम के एग्जाम्स के आइडिया है, कोई आपका मेंटर है बताने वाला है कि भैया इस टॉपिक से ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस तरीके, तो बिल्कुल आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि सेल्फ स्टडी में, लेकिन बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, तो कोर्स अवेलेबल है, वहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं। 5,000 फीस है, बट उसको हम कुछ बच्चों के लिए भी 29 रुपये में अवेलेबल करा रहे हैं, तो वहाँ से भी हेल्प लग सकते हो। नहीं तो आपको लगता है आपकी बहुत अच्छी तैयारी, तो आप बिल्कुल सेल्फ स्टडी करें, लेकिन मैं ये बोलूँगा, मैं इस बात पर जोर दूंगा कि आप पढ़ें एटलीस्ट। कॉमर्स वाले लोग के लिए फिर इसके बाद वैसे अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने वाला है। एग्जीक्यूटिव ऑफ डिसीज पार्टनर विल गेट, मृत साझेदार के उत्तराधिकारी को क्या मिलेगा, शेयर इन जॉइंट लाइफ पॉलिसी, अगर है तो बिल्कुल मिलेगा, रिजर्व प्रॉफिट सरप्लस सब मिलेगा, प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ, हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि मरने के बाद उसके महीने से प्रॉफिट नहीं हुआ है, तो ये सारी चीजें मिल सकती है, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, 23वां क्वेश्चन देखते हैं, रिवाइज डेप्रिसिएशन आफ्टर अपवर्ड रिवॉल्यूशन ऑफ बिल्डिंग विल बी, भवन के पुनर्मूल्यांकन के बाद संशोधित डेप्रिसिएशन होगा। क्वेश्चन मिस कर दिए शायद इन लोग, इसमें भी है, चलिए इसके लिए मैं माफी चाहता हूं, कुछ क्वेश्चन जो है इसका पूरा डेटा नहीं दिया हुआ है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, एक्चुअली आज संडे और आज संडे कोई भी स्टाफ नहीं होता है, तो मैं इसको जो क्वेश्चंस मैंने टाइपिस्ट को दिया है तो थोड़ा सा मैं डिक्टेट कर देता हूँ, आप उतना काम चला लेंगे, मुझे उम्मीद है इसमें कोई आपको तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि अभी मैं सुधरवा नहीं सकता आज संडे, और ऑलरेडी हम 20-30 मिनट रिकॉर्ड कर चुके हैं। कोई दिक्कत नहीं, जहाँ से क्वेश्चन कराए मैं आपको डिटेल बता देता हूँ। भवन के पुनर्मूल्यांकन के बाद संशोधित डेप्रिसिएशन क्या होगा, ये देखो डेप्रिसिएशन मतलब मूल्यह्रास, मूल्यह्रास, मूल्यह्रास। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है, एक बिल्डिंग खरीदी गई, ठीक है, बिल्डिंग परचेज किया गया, बिल्डिंग परचेज्ड कब, 1 जनवरी 2006, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, 2006। न्यूमेरिकल किस टाइप से बनेंगे इसको देखो, थ्योरी थ्योरी तो बहुत पढ़ा दिया, हर कोई यही पढ़ा रहा है, न्यूमेरिकल से कैसे बनते हैं क्वेश्चंस यहाँ देखना, और थ्योरी वाला भी आपको समझ नहीं आता था, अरे सर कैसे क्वेश्चन, क्योंकि जितने भी कोर्स में सबका यही सवाल रहता है कि सर कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे, ऐसे टाइप के पूछेंगे। बिल्डिंग परचेज हुआ 1 जनवरी 2006, जिसकी कीमत थी 15 लाख रुपए, ओके, डेट ध्यान रखना 2006 को,
जिसकी लाइफ कितनी थी, लाइफ थी 15 साल, यानी कि 15 साल चलेगा, और इसको स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन कर रहे थे। डेप्रिसिएशन कैसे लगा रहे थे, स्ट्रेट लाइन मेथड, एसएलएम लिख रहा हूं, स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है। लेकिन 1 जनवरी 2009 को रीवैल्यू किया गया। क्या किया गया, रीवैल्यू। तो रीवैल्यू करने से इसकी कीमत 3 लाख से बढ़ गई, 3 लाख ज्यादा दिखा रहा है। तो ये बताइए 2009 के लिए डेप्रिसिएशन कितना होगा, क्वेश्चन समझ पाए क्या। 1 जनवरी 2006 को एक बिल्डिंग खरीदे, बिल्डिंग के लिए जिसकी कीमत कितनी थी, 15 लाख रुपए, जिसकी लाइफ 15 साल चलने वाले थे, उसका जर्जा जो होने वाला, कुछ काम का नहीं आएगा, ठीक है। डेप्रिसिएशन इसमें क्या लगा रही, स्ट्रेट लाइन मेथड, जो हर साल बराबर बराबर डेप्रिसिएशन लगाते हैं, ठीक। तो यहां तक एटलीस्ट कैलकुलेशन करते हैं। इसकी सैलरी वैल्यू कुछ नहीं है, नहीं दिया मतलब जीरो मान लेना है ना, स्क्रैप जो है। तो डेप्रिसिएशन हर साल कैसे लगेगा, तो टोटल वैल्यू क्या एसेट की 15 लाख, और टोटल यूजफुल लाइफ कितना है, 15 साल चलेगा, तो हर साल कितना लाख रुपए डेप्रिसिएशन लगना है, 1 लाख रुपए। तो ये बताओ 2009 तक कितना डेप्रिसिएशन लग जाएगा, तो 1 लाख इंटू 3, बोले सर 3 क्यों, अरे 3 साल हो गए ना, 2006 से 2009, तो 3 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन लग गया। अब ये बताइए, अब इसकी किताब में कितनी कीमत दिख रही होगी, 15 लाख रुपए में से आप 3 लाख रुपए घटा देंगे, 3 लाख रुपए, तो इसकी कीमत अब दिख रही है 12 लाख रुपए, है ना। लेकिन 2009 में ही रिवैल्यूएशन किए, 2009 में रिवैल्यूएशन किए तो 3 लाख से कीमत और बढ़ गई, मतलब मार्केट वैल्यू अब उसका कितना हो गया, 15 लाख, तो फिर 3 लाख बढ़ गया, 3 लाख बढ़ गया, मतलब अब उसकी कीमत कितनी दिखाई दे रही है, 15 लाख रुपए। अब मुझे ये बताओ, अब जो डेप्रिसिएशन होगा कितना लगेगा, वही पूछ रहा है। 2009 के लिए डेप्रिसिएशन क्या होगा, 1 साल के लिए, 15 लाख डिवाइडेड बाई 15 कर दूं क्या। अभी 2009 में उसकी कीमत 15 लाख रुपए फिर से रिवैल्यू करने के बाद दिख रही है, डिवाइड बाई 15 करूं कि 12 करूं, 12 करूंगा, क्यों, अरे 15 साल वो चलने वाला था, रिवैल्यूएशन होके भले उसकी वैल्यू बढ़ गई वो अलग बात है, लेकिन जो एस्टिमेटेड लाइफ थी उसकी वो उतना का उतना ही है, 15 साल ही है, 15 साल में 3 साल बीत चुके हैं, अब कितने साल बच गए, 12 साल। तो काटो भैया, 3 से ये 4 बार में जाएगा, 3 से ये 5 बार में जाएगा, तो ये हो गया 5 लाख डिवाइड बाई 4, यानी कि 1,25,000। तो 1,25,000 2009 के लिए डेप्रिसिएशन है। इस टाइप के सवाल भी आपको करने हैं, आंसर 1,25,000, ठीक है। 24वां क्वेश्चन देखो, कंसाइनमेंट पर भेजे गए माल का इनवॉइस वैल्यू क्या होगा, इसका भी क्वेश्चन थोड़ा दूर है। तो क्वेश्चन क्या कहता है, गोपाल ने रमेश को गुड्स भेजा, माल भेजा, ठीक है, क्लियर। और क्या बोल रहे हैं कि रास्ते में 1/10 गुड्स, जिसकी वैल्यू कितनी थी, जिसकी वैल्यू थी 12,500, इनवॉइस वैल्यू 12,500 थी, वो लॉस्ट हो गई, रास्ते में लॉस्ट हो गई, मतलब खराब हो गया, गुम गया, ये बोल सकते हो। तब पूछ रहा है कि जो टोटल सामान भेजे है ना, टोटल वैल्यू क्या रही होगी, जितने सामान भेजे उसको टोटल वैल्यू क्या रही होगी। क्वेश्चन समझ आया, गोपाल ने रमेश को कुछ सामान भेजे, रास्ते में लॉस इन ट्रांजिट बोलते हैं, लॉस इन ट्रांजिट यानी कि रास्ते में लॉस हो गया, रास्ते में 1/10 गुड्स, यानी कि माल का 1/10 हिस्सा, जिसकी वैल्यू कितनी थी 12,500, वो लॉस्ट हो गई। तो एक्चुअल टोटल वैल्यू कितनी रहेगी, अरे मैं मान के चलता हूं जो टोटल वैल्यू गोपाल ने रमेश को सामान भेजा उसकी वैल्यू थी एक्स रुपीज, इसमें का 1/10 हिस्सा क्या हो गया, लॉस हो गया, जिसकी कीमत कितनी निकल कर आएगी 12,500। तो बस मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना, ये 10 को उधर भेज दो, तो 12,500 इंटू 10, यानी कि ये भी क्या आ गया, 1,25,000 रुपए, आंसर हो गया 1,25,000, ठीक है। अमाउंट ऑफ रेमिटेंस आफ्टर डिस्काउंटिंग द बिल इज, अब ये भी देखो, देखना पड़ेगा, 25वां क्वेश्चन है। आपको मालूम बिल ऑफ एक्सचेंज में एक कंसेप्ट था, मोटा मोटी ऐसी ऊपर ही याद दिला रहा हूं आपको। मान के चलो मैं बिल ड्रॉ कर रहा हूँ, ड्रॉयर हो गया, किसके ऊपर ड्रॉ कर रहा हूँ, नाम है वो ड्रॉई हो गया, ठीक है। 3 महीने बाद पैसे का लेन देन होगा, लेकिन हम दोनों को पैसे की जरूरत है, तो हमने क्या किया, एक बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ कर लिया 3 लाख रुपए का, और उसको बैंक में जाके क्या करा लिया, डिस्काउंट करा लिए, जो भी कमीशन लगेगा, परसेंटेज लगेगा वो ठीक है, जो पैसा मिला उसको आधा आधा बांट लिए। कंसेप्ट पढ़े होंगे आप, याद आ रहा होगा। उसी कंसेप्ट पर ये क्वेश्चन है, 25वां क्वेश्चन, मैं इंग्लिश में पढ़ता हूं। राम ड्रू अ बिल ऑन श्याम फॉर ₹50,000 फॉर 3 months, 3 महीने के लिए, मतलब 3 महीने बाद पैसे मिल जाएंगे। प्रोसीड्स ऑफ विच आर टू बी शेयर्ड इक्वली, यानी कि इसके बाद इसका जो भी पैसा मिलेगा उसको बराबर बराबर बांटेंगे, इक्वल शेयर होगा, इक्वली शेयर करेंगे लोग, ओके, ये भी ठीक है।
राम गॉट द बिल डिस्काउंटेड एट 12% एंड रेमिट प्रोसीड टू श्याम, द अमाउंट ऑफ सच रेमिटेंस विल बी। राम ने बिल को 12% में डिस्काउंट करा लिया, कहीं से भी, बैंक वगैरह से, कहीं से भी समझ लो, या दूसरे को दे दिए, तो बताओ दोनों को आधा कितना ऐसा पैसा बटेगा, वही शेयर कर रहे हैं तो कितना प्यारा क्वेश्चन है ये। बताओ 50,000 रुपए का बिल है, इस पे 12% काटो, इसका 12% कितना आएगा, बोले सर जो भी आएगा 6,000 रुपये, इसका 12% आएगा। लेकिन वो पूरे महीने के लिए कि नहीं, बिल की टाइमिंग पीरियड क्या है, 3 महीने है, तो 3 महीने के हिसाब से निकालो, कितने महीने के हिसाब से, 3 महीने के हिसाब से। ये एक्चुअल इंटरेस्ट उसमें कटेगा बिल ऑफ एक्सचेंज में। तो ये 2 0 ये 2 0 कट गया, ये 12 कट गया, ये आ गया वैल्यू 1500। यानी कि 50,000 रुपए की पूरी राशि कोई नहीं देगा, 1500 रुपए काट के देगा अपना ब्याज, तो ये मिल जाएगा 48,500 रुपए। अभी 48,500 दोनों राम और श्याम मिल के बांटेंगे, तो 48,500 को 2 से डिवाइड करो, क्योंकि दोनों में इक्वली इक्वली बटना है, तो ये आ जाएगा 24,250 रुपए। इसका आंसर हो जाएगा 24,250। थोड़ा सा क्वेश्चन आप एडजस्ट कर लें, ये मुंह जबानी बता रहा हूँ, उसको लिख लें आप रफ नोट्स में, क्यों बताया कोई आया नहीं टाइपिस्ट, तो फिर मैं सुधार नहीं पाऊंगा, और इतना टाइम दे दिए इसको पढ़ाने में, तो फिर रिकॉर्डिंग को बंद करके चालू करना कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये तो ठीक है। 26वां क्वेश्चन, इफ सेल्स आर 2,000 एंड ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट इज 25%, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड विल बी। मुझे ये बताओ, सेल की वैल्यू बोल रहा है 2,000 और ग्रॉस प्रॉफिट कॉस्ट पे है 25%, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मान चलता हूं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है, x रुपीज है, कितना है x रुपीज। मुझे बताओ हर चीज अपने आप में 100% होता है कि नहीं होता, जी बिल्कुल सर होता है। तो 100 रुपए का आइटम उसमें 25% में जोड़ के बेच दूंगा, यानी कि वो कितने परसेंट में बिकेगा, 125% में, हाँ कि ना। तो अगर मैं x रुपीज लागत है किसी सामान की, उसमें 25% प्रॉफिट जोड़ के बेच रहा हूं, तो सामान कितने में बिकेगा, 125% में। तो ये मेरा कॉस्ट प्राइस है, और 25% प्रॉफिट जोड़ के बेच दिया, तो ये जो निकलेगा वो सेलिंग प्राइस हो गया, और सेलिंग प्राइस दिया हुआ 2,000 रुपए। तो x की वैल्यू यानी कि कॉस्ट की वैल्यू निकालनी है, तो निकाल लो भाई, ये 2,000 और ये 100 आप ऊपर भेजेंगे, और नीचे आएगा 125, 25 से 4 बार में कटेगा, 25 से 5 बार में कटेगा, ये आ जाएगा 400, तो 400 इंटू 4 1600 रुपए, लागत कितना है 1600 रुपए, ठीक है। ये सब कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको, सब चीज पढ़ना है। गुडविल एट 2 ईयर परचेज, यहाँ पर भी मेरे को क्वेश्चन कराना पड़ेगा, पूरा क्वेश्चन एक बार अंग्रेजी में पढ़ता हूँ। द प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर आर 42,000, 39,000 एंड 45,000 रेस्पेक्टिवली, फाइंड आउट द गुडविल एट 2 ईयर परचेज। 2 साल की खरीद पर गुडविल क्या होगी, ख्याति क्या होगी, गुडविल एट 2 ईयर परचेज। और आपका 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, द प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर, क्या क्या प्रॉफिट दिया है, 42,000, 39,000, 45,000। फर्स्ट ईयर प्रॉफिट 42,000, सेकंड का 39,000, थर्ड का 45,000, ये 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है। तो 2 साल का गुडविल निकालना है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, पहले एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं, एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। एवरेज प्रॉफिट 2 9 11 11 प्लस 5 8 आ गया, टोटल 1,26,000 ही आएगा, ठीक है। और 3 साल का है ये टोटल मिला के, तो 42,000 रुपए एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब 2 साल की गुडविल के लिए कितना आ गया, 12,000 इंटू 2 साल, तो ये आ गया आपका आंसर 84,000 रुपए, कितना, 84,000, ठीक है। परचेज रिटर्न रॉन्गली पोस्टेड टू डेबिट ऑफ सेल्स रिटर्न अकाउंट, ट्रायल बैलेंस इफेक्ट विल बी। यदि परचेज रिटर्न को सेल्स रिटर्न अकाउंट में डेबिट पोस्ट कर दिया गया, इसका अमाउंट भी लिख लो जो मिसिंग है। यदि परचेज रिटर्न 1,000 का अमाउंट है, कितना है 1,000 का, कितना 1,000 का, ठीक है। परचेज रिटर्न 1,000 रुपए को सेल्स रिटर्न अकाउंट में डेबिट में पोस्ट कर दिया गया, तो कितना अंतर आएगा, मुझे बताओ। परचेज क्या होता है, परचेज डेबिट बैलेंस होता है, परचेज रिटर्न क्या होता है, परचेज रिटर्न क्रेडिट होगा। तो मुझे 1,000 क्रेडिट करना चाहिए था, जो मैं नहीं किया, तो क्रेडिट कम हो गया 1,000 से, हाँ कि ना। और जबकि सेल रिटर्न अकाउंट को डेबिट में पोस्ट कर दिए, सेल रिटर्न, सेल्स क्या होता है, क्रेडिट होता है, तो सेल्स रिटर्न क्या होगा, सेल्स रिटर्न सर डेबिट होता है, जी बिल्कुल डेबिट होता है। तो 1,000 से जो डेबिट नहीं करना चाहिए था और एक्स्ट्रा डेबिट कर दिया, तो मेरा क्रेडिट 1,000 कम हो गया और डेबिट 1,000 एक्स्ट्रा हो गया। तो इस डेबिट को 1,000 जो एक्स्ट्रा हुआ है उसको नलिफाई करने के लिए मेरे को 1,000 क्रेडिट करना पड़ेगा, और ये ऑलरेडी क्रेडिट कम हो गया, उसको और क्रेडिट करना पड़ेगा, मतलब 2,000 एक्स्ट्रा क्रेडिट करना पड़ेगा। अगर पूछते कि रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होती, तो 2,000 रुपये मुझे एक्स्ट्रा क्रेडिट करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि एक्स्ट्रा 2,000 डेबिट बैलेंस दिख रहा है, तो यही आंसर क्या हो जाएगा, डेबिट साइड एक्सीड्स बाई 2,000, ठीक है। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट विल बी, ये इसका भी क्वेश्चन मुझे पढ़ के बताना पड़ेगा।
29वां क्वेश्चन मैं बता देता हूं। 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10,000 इक्विटी शेयर, 10,000 शेयर है इक्विटी वाला, कितने रुपए का? एट द रेट 10 रुपीज ईच वर इशू टू पब्लिक, इसको पब्लिक को जारी किया गया एट प्रीमियम फॉर 2 रुपीज पर शेयर। कितना? 2 रुपए के हिसाब से प्रीमियम। एप्लीकेशन रिसीव्ड, एप्लीकेशन कितने आए? 12,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन आ गए। तो सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा पूछ रहा है, सिक्योरिटी प्रीमियम की राशि पूछी जा रही है, कितना होगा? कुछ नहीं, शेयर कितना है? 10,000 इंटू 2, 20,000 रुपए। बस सर इतना इजी है। और उसका क्या करना है, जो एप्लीकेशन, भाई जो 12,000 एप्लीकेशन का पैसा है, आप शेयर अलॉट करते हो उस टाइम प्रीमियम लेते हो ना आमतौर पे, तो प्रीमियम का पैसा एक्चुअल में 10,000 है, उसके लिए दिया जाए। ठीक है, तो 10,000 इंटू 2, 20,000 रुपये आ जाएगा। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आफ्टर एडमिशन ऑफ आशा। अब ये आशना या आशना, ये भैया इन लोगों का क्या है? तो 3 पार्टनर थे, रचना और पायल। इन लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था? 1:1 था, इक्वली बांट रहे थे। आशना को इन्होंने एडमिट किया, आशना को एडमिट किया किसके लिए? 1/3 प्रॉफिट के लिए। तो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा ये बताना है। ये बताओ, अगर इन लोगों का सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं दिया है, त्याग कितना कर रहे, त्याग अनुपात नहीं दिया है, तो मैं ये मान के चलूंगा इक्वली है। अगर ये बताओ आशना को हम 1/3 हिस्सा दे देते हैं तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना है? मेरे रिमेनिंग प्रॉफिट है 1 - 1/3, यानी कि आ गया ये 2/3। कितना आ गया? 2/3। ये 2/3 को इन लोग इक्वल बांटेंगे, 2/3, ये 1/2 हिस्सा बांटेगा, ये 2 कट गया, 1/3। ठीक है, और दूसरा जो क्या नाम है उसका, रचना के बाद ये प्रिया पायल जो भी है, तो वो भी 2/3 को कितने हिसाब से बांटेगा? 1/2 के हिसाब से। तो ये 2 कट जाएगा, 1/3, इसका हिस्सा 1/3, इसका हिस्सा 1/3, और तीसरी जो मैडम है, लेडीज हैं, उसका भी 1/3। तो सब 1/3:1/3:1/3, ये कॉमन सब 3 को काट दो। इन लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो न्यू वाला क्या आ गया? 1:1:1। तो ये 30 जबरदस्त क्वेश्चन थे। मैं दिन ब दिन लेवल बढ़ाते जा रहा हूँ। कई लोग बोल रहे थे ना सर इजी, अरे क्या इजी, लोग डिफिकल्ट क्वेश्चन से बाहर नहीं होते, सिलेक्शन से इजी क्वेश्चन से होते हैं। डिफिकल्ट है, सबके लिए डिफिकल्ट है, कोई नहीं बना पा रहा। इजी क्वेश्चन में जो चूक कर गया वो बाहर हो जाता है। तो इजी से अब थोड़े लेवल को हम आगे बढ़ा रहे हैं, और ऐसे आगे भी मैं अकाउंट्स के एमसीक्यूज जो लेके आऊंगा उसमें लेवल अच्छा तगड़ा रखूंगा। अकाउंट्स, ऑडिट, इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट, अच्छे टफ से टफ क्वेश्चन जहां आप एज ले पाओ। ठीक है, इजी क्वेश्चन तो करना ही है, साथ में टफ क्वेश्चन। तो मैं लेवल धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ, और फिर वही बोलूंगा, ये आप भी चाहते हो भाई कि ऐसा लिस्ट दिखे, आपका नाम फर्स्ट सेकंड फोटो के साथ चले, आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाहर आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, जितना मैं कंटेंट दे रहा हूँ उसमें आप उतना देखें। लाइव चलती 4 से 6 बजे क्लास, 6 से 7 बजे जाती, और रिकॉर्डेड सेशन भी रहता है, लाइव प्लस रिकॉर्डेड है। कोई भी क्लास नहीं छूटेगा, ऐसा नहीं कि आप लाइव नहीं देख पाए तो वो रिकॉर्डेड में नहीं मिला, वो भी मिलेगा। तो हेल्पलाइन नंबर मैंने बता दिया 8770123687, इस पर आप कॉन्टेक्ट करके जानकारी ले सकते हो। नहीं तो डायरेक्ट ये ऐप डाउनलोड करो, योगेन साहू क्लासेस ऐप, गूगल प्ले स्टोर पे डायरेक्ट परचेस कर लो। आपको टाइम नहीं लगेगा कि हम कॉल किए, पैसे पे किए, फिर ऐड होंगे, वहीं से आपको पेमेंट ऑप्शन सब दिख जाएगा, तो ये सब हो जाएगा। ये PDF आप टेलीग्राम चैनल से ले लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।